हेलो दोस्तों, आज मैं एपिडेमिक डिजीज एक्ट जो कि 1897 का है, उसमें अभी हाल ही में कुछ संशोधन हुए हैं, उसके ऊपर उस टॉपिक को पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो उसी के ऊपर मैं एक वीडियो लेकर आया हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट था ये कैसे आया, क्यों आया और इसमें क्या अभी हाल ही में संशोधन हुए हैं, क्योंकि अभी इस अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है जो कि आर्टिकल 123 में आता है ऑर्डिनेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यदि बात करोगे जो ये एपिडेमिक होती है, महामारी जो बीमारी होती है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, इसके इतिहास की बात करोगे तो आज से 123 साल पहले महाराष्ट्र में 1897 में प्लेग महामारी से निपटने के लिए ये एक्ट आया था। महाराष्ट्र में आज से 123 साल पहले एक बीमारी फैली थी जिसे कहते हैं प्लेग, और इस प्लेग महामारी से निपटने के लिए एक्ट आया था। अब इसके इतिहास की बात करोगे, कैसे आया और क्यों इसको लाया गया, मैं यहाँ पर सारा लिखा है, मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। महामारी की चपेट में आए लोगों को सेना जबरन उठाकर आइसोलेशन कैंप में ले जा रही थी, पर उस समय इस कैंप में उपचार की व्यवस्था नहीं थी। यानी मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ, उस समय जो प्लेग बीमारी जिनकी आशंका थी जिन लोगों पर, भाई हाँ ये प्लेग बीमारी वाले हो सकते हैं, ऐसे लोगों को जबरन क्या कर रहे थे, आइसोलेशन कैंप में ले जा रहे थे। न तो वहाँ पर उनका कोई इलाज हो रहा था, न ही कोई डॉक्टर की फैसिलिटी, कुछ भी नहीं थी, केवल उनको मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा था एक तरीके से। मैंने यहाँ पर लिखा है कि उस समय ऐसे कोई भी उपचार की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर नर्सेज इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे। मैंने बताया आपको कि इस ऑपरेशन में डॉक्टर नर्सेज का कोई भी रोल नहीं था। यानी सरकार ने मेडिकल उपचारों को शुरू करने की जगह सीधा एक एक्ट ले आए, एपिडेमिक डिजीज एक्ट। यानी कोई इलाज नहीं करवाया, उसकी जगह एक एक्ट लेकर आ गए, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, और एक स्पेशल कमेटी बनाई थी जिसका नाम था प्लेग कमेटी। और इस बीमारी से निपटने के लिए एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था स्पेशल प्लेग कमेटी। यानी दोस्तों उस समय ब्रिटिश सरकार ने जो प्लेग पीड़ित थे उनका कोई भी इलाज नहीं किया, केवल उनको आइसोलेशन कैंप में रखकर यानी छोड़कर आ जा रहे थे। न वहाँ पर कोई डॉक्टर न ही कोई नर्स थे। और जो ये स्पेशल प्लेग कमेटी बनी थी, इसके हेड कौन थे, चार्ल्स रेंड और बिवरिज। इस प्लेग कमेटी के हेड चार्ल्स रेंड और बिवरिज थे। और ये जो चार्ल्स रेंड और बिवरिज और इनकी टीम क्या कर रही थी, बिल्कुल अमानवीय तरीके से महाराष्ट्र में लोगों के घरों में जबरन घुस रहे थे, और जिन पर थोड़ा सा भी संदेह हो रहा था ऐसे लोगों को तुरंत क्या कर रहे थे, एक कैंप में ले जाकर छोड़ दे रहे थे। तो बाद में वहाँ महाराष्ट्र में लोगों ने इसका विरोध किया और चार्ल्स रेंड की हत्या कर दी थी 1897 में। 22 जून 1897 में चार्ल्स रेंड की हत्या हो गई थी। ये शायद आपने सुना होगा। और किसने की थी, चापेकर बंधुओं के द्वारा। ये पूछा जाता है कि चार्ल्स रेंड की हत्या किसने की थी, तो चापेकर बंधुओं के द्वारा। दो भाई थे चापेकर बंधु, दामोदर हरि चापेकर और बाला कृष्ण हरि चापेकर। इन दोनों भाइयों ने चार्ल्स रेंड और इनके एक साथी भी थे वैसे, एस्टर्ड, इन दोनों की हत्या कर दी थी। और आपने शायद सुना होगा कि यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या, इसी हत्या को कहा जाता है। यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या चार्ल्स रेंड की हत्या को कहते हैं, जो कि चापेकर बंधुओं ने की थी। और एक क्रांतिकारी थे चापेकर बंधु, और इन्होंने चार्ल्स रेंड ने जो महाराष्ट्र में दुर्व्यवहार किया लोगों के साथ, तो इसके ऊपर इनकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। यानी दोस्तों ब्रिटिश हुकूमत ने या चार्ल्स रेंड ने बिल्कुल मानव सभ्यता के खिलाफ इस बीमारी में काम किया, लोगों के इलाज के बजाय उनको मरने के लिए छोड़ दिया। उस समय जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे, सेंड हार्नट महाराष्ट्र के गवर्नर थे, इन्होंने तो चार्ल्स रेंड से अनुरोध भी किया था, भाई ऐसे गलत तरीकों का इस्तेमाल मत करो, उनका इलाज करो, उनको ऐसे आइसोलेशन कैंप में मत छोड़ दो, भाई वहाँ पर कोई भी उनका इलाज नहीं है। लेकिन भाई चार्ल्स रेंड ने इस बात को नहीं माना, और इसके लिए जहाँ डॉक्टर और नर्सेज को रखना था, जो वॉरियर थे, योद्धा जो इन चीज़ों का इलाज कर सकते थे, उनकी बजाय सेना को रख दिया।
ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों को रख दिया और ऐसे लोग जबरन लोगों के घरों में घुसकर जिनको जो संदिग्ध लग रहे थे उनको आइसोलेशन कैंप में छोड़कर आ जा रहे थे। तो 1897 से इतिहास शुरू होता है एपिडेमिक डिजीज एक्ट का। और रीजन क्या था उस समय, महाराष्ट्र में क्या फैली थी, प्लेग बीमारी। और जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने तो अपनी एक मैगजीन में इसका विरोध भी किया था, उस मैगजीन का नाम था केसरी। अब दोस्तों हाल ही में 1897 एक्ट में कुछ संशोधन हुए हैं और ये संशोधन इसके लिए किए गए हैं क्योंकि आपने हाल ही में सुना होगा जो हमारे कोरोना बीमारी के वॉरियर्स हैं, योद्धा, डॉक्टर, नर्सेज, इनके ऊपर कई बार क्या हो चुके हैं, हमले हो चुके हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज के खिलाफ। अभी देखा होगा आपने बिहार के औरंगाबाद में, अभी रिसेंटली मुरादाबाद में, यहाँ इंदौर में ऐसे कई केस आ चुके हैं। तो ऐसे केस के ऊपर भाई जब ऐसे काफ़ी केस ऐसे आ गए हैं कि डॉक्टर नर्सेस के खिलाफ ही हमला हो रहा है, जो वो लोग जो हमें बचा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग जो असामाजिक तत्व हैं वो हमला कर रहे हैं। तो इसी के कारण 1897 एक्ट में संशोधन लाए हैं और जो हमारे संविधान का 123 है, आर्टिकल 123 के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और 213 के तहत राज्यपाल। तो इस अध्यादेश को अभी मंजूरी दे दी है। और देखो 123 कब आता है, देखो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश उस स्थिति में जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सत्र, जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा सत्र में न हो और राष्ट्रपति को ये लगे भाई ऐसा कानून अभी आना क्या चाहिए, जरूरी चाहिए, जैसे अभी आपातकालीन की स्थिति है एक तरीके से ये समझ लो। और इसके बावजूद भी जो लोग हमें बचा रहे हैं, कुछ लोग उन्हीं के खिलाफ क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। तो इसी के कारण राष्ट्रपति अभी 123 के द्वारा क्या जारी किया था, अध्यादेश। और 1897 जो कि एक एक्ट है एपिडेमिक डिजीज एक्ट, इसके ऊपर संशोधन हुआ। अब वो संशोधन क्या हुआ है, ध्यान से सुनना। इस कानून के तहत आने वाले अपराध गैर जमानती होंगे, यानी नॉन बेलेबल। इसमें कोई भी बेल आपको नहीं मिलेगी, नॉन बेलेबल हैं ये, यानी गैर जमानती। अब गैर जमानती का मतलब क्या है, यानी आपने सुना होगा कि किसी क्राइम, यदि किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको क्या मिल जाती है, जमानत भी मिल जाती है। लेकिन इस कानून के तहत जिसने ऐसा अपराध किया होगा उसकी जमानत नहीं होगी। और ये दूसरी इसमें एक बहुत अच्छी बात क्या है कि इसमें अपराध जो कर रहा है वो तो अपराधी माना जाएगा, लेकिन साथ साथ कोई उसको इस अपराध के लिए उकसा रहा है, होते हैं ना कई लोग, भाई ठीक है तू अपराध कर, उकसाने वाले, तो दोनों को क्या माना जाएगा, अपराधी। ये बहुत अच्छी बात है इसमें कि जो अपराध कर रहा है और जो उसको अपराध करने के लिए यदि कोई मजबूर कर रहा है, उकसा रहा है, वो भी इस एक्ट के तहत क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें क्या रखा गया है, ऐसे मामलों की जांच के लिए एक वरिष्ठ इंस्पेक्टर के स्तर पर 30 दिन में पूरा करने और 1 साल के भीतर अदालत में सुनवाई का क्या है, प्रावधान है। ऐसे मामलों की जांच के लिए एक इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर क्या करेगा, 30 दिन के अंदर चार्जशीट दायर कर देगा। ये समझ लो भाई उसको 30 दिन के अंदर, लेकिन इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होना चाहिए, वो उस अपराधी के खिलाफ 30 दिन के अंदर क्या कर देगा, चार्जशीट दायर कर देगा। और जज को 1 साल के अंदर इसमें सुनवाई का क्या है, प्रावधान है। ये बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि भारत में आपने देखा है कि केस क्या होते हैं, पेंडिंग, कोर्ट में करोड़ों केस पेंडिंग चल रहे होंगे आज भी, लाखों केस। तो ऐसे इसमें क्या कहा गया है कि 1 साल के भीतर ऐसे अपराध में 1 साल के अंदर क्या करनी है, सुनवाई करनी है, ये जज का काम है। और इंस्पेक्टर को 30 दिन के अंदर क्या फाइल करनी है, चार्जशीट। तीसरा पॉइंट इसमें रखा गया है, यदि अपराधी, अब जैसे भाई हमने कहा वो अपराधी है और उसको सजा का जो प्रावधान है वो क्या किया गया है, 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा, 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा और 50,000 से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना है अपराधी को। और दूसरा केस क्या है, 6 महीने से लेकर 7 साल की सजा या 1 लाख से लेकर 5 लाख का जुर्माना। एक ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है, यानी मिनिमम बात करोगे 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है और 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना है।
ये दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। वो डिसाइड करेंगे कि वो जो अपराधी है वो किस कैटेगरी में आता है। भाई वो डिसाइड करेंगे, जैसे हमने कहा कि किसी स्वास्थ्य कर्मी को गंभीर रूप से घायल कर दिया है अपराधी ने, तो उसको इस सेकंड क्लॉज में रख देंगे, और यदि गंभीर रूप से नहीं किया है तो उसको फर्स्ट क्लॉज में। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसको किस कैटेगरी में रखना है। और दोस्तों इस एक्ट में एक और अच्छी बात क्या रखी गई है, इस एक्ट में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो किसके पास होगा, अपराधी पर होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सपोज हमने क्या कहा, आप सीधे शब्दों में समझना चाहें कि पुलिस वालों ने किसी अपराधी, जो ऐसे अपराधी है इनको क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात उसे क्या नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी, और किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं है, सीधे उसको क्या कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। अब जब गिरफ्तार कर लिया है तो पुलिस ने यदि कोर्ट में ये कहा ठीक है भाई इसने अपराध किया है, तो पुलिस वालों को प्रूफ नहीं देना पड़ेगा कि इसने अपराध किया है। अब प्रूफ किसको देना पड़ेगा, अपराधी को, कि मैंने अपराध किया है या नहीं किया है। यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अपराधी के पास होगा, यानी पुलिस वालों ने, जो पुलिस है उसने बोल दिया है कि भाई इन्होंने ये अपराध किया है इस व्यक्ति ने, तो वो माना जाएगा, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और अपराधी को फिर क्या करना पड़ेगा कि मैंने अपराध किया या नहीं किया, उसको इसके लिए क्या लाने पड़ेंगे, प्रूफ लाना पड़ेगा। दोस्तों इसमें यह भी प्रावधान रखा गया है कि यदि किसी स्वास्थ्य कर्मी की संपत्ति को क्या पहुंचाया जाएगा, नुकसान, तो उसकी भरपाई भी कौन करेगा, अपराधी। और कैसे करेगा, जो उस स्वास्थ्य कर्मी की संपत्ति का बाजार मूल्य है उसका डबल पैसा देना पड़ेगा अपराधी को, यानी वो जो भरपाई है वो भी किससे की जाएगी, अपराधी से ही की जाएगी। तो ये सारे संशोधन हुए हैं भी 1897 के एक्ट में, जहां 1897 में प्लेग बीमारी के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने कोई भी काम सही तरीके से नहीं किए, वहीं वर्तमान में भारत सरकार वैज्ञानिक तरीकों का क्या कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। मास्क जैसी चीज़ों को कोरोना बीमारी के खिलाफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत ला दिया गया है। जो मास्क वगैरह, इनको अभी आपने सुना होगा कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत इनको ज़रूरी चीज़ों में क्या कर दिया है, शामिल कर दिया है। और जो 1897 का एक्ट था ये वैसे किसके लिए है कि देश में महामारियों को फैलने से रोकथाम के लिए क्या है, ये एक्ट है। लेकिन इस एक्ट में भी क्या किया है, कुछ संशोधन किए हैं, और संशोधन क्यों करने पड़े ये आपको अब पता लग चुका है। पहले इसमें क्या था ना दोस्तों, सज़ा का प्रावधान नहीं था कोई स्पष्ट, जुर्माना तो था लेकिन इसमें कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं था। इसमें पहले इस एक्ट में जब संशोधन नहीं था तो इसमें सज़ा कैसे हो सकती थी, वो IPC 188 के तहत हो सकती थी। डायरेक्ट इसमें सज़ा का प्रावधान नहीं था, किसके द्वारा, IPC 188 जो इंडियन पेनल कोड है, इसमें क्या कहा गया है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी को सरकारी ड्यूटी से रोका जा रहा है तो उस पर कौन सा एक्ट लग सकता है, 188। यदि किसी सरकारी अधिकारी को आप सरकारी ड्यूटी करने पर उसको बाधा पहुंचा रहे हो तो उसके ऊपर, उस अपराधी के ऊपर IPC 188 के तहत क्या लग सकता है, उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों ये सारे संशोधन हुए भी 1897 के एक्ट में। और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो कोई भी हैं, पुलिस वाले, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, जितने भी हैं, ये सारे हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग अंदर बैठे हैं, वो लोग बाहर क्या कर रहे हैं, हम लोगों के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भारत सरकार क्या कर रही है, दिशा निर्देश दे रही है, लॉकडाउन का पालन करना है। और जैसे जैसे जो हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं ऐसे बातों को हमें क्या करना है, मानना है। तो मैं सभी ऐसे लोगों को जो हम लोगों के लिए बाहर काम कर रहे हैं उन सबको सैल्यूट करते